हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स में जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन कॉम्पिटिटिव जनरल स्टडीज़, और इस चैनल में भी जिसका नाम है गुरुकुल स्कूल। इट्स अ वेरी गुड चैनल, प्लीज़ वो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम अब पहुंच चुके हैं पेशवास में। हम लोग बहुत जल्दी हिस्ट्री का कोर्स ख़त्म करने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यहाँ पे हम अपना हिस्ट्री का कोर्स लपेटने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए मूव फॉरवर्ड। पेशवास की हम बात करेंगे। हमने पिछली बार मराठास की बात की, तो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा हु कंक्लूडेड द एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर्स। तो ये पहले पेशवा थे जो। अच्छा, पेशवा की मैं आपको एक कहानी बताऊं तो कहानी ये है साहब कि जिस जैसे जैसे जब जो शिवाजी वाला जो सिस्टम था ना, शिवाजी जो राजा वाला सिस्टम होता था मराठाओं में, तो मराठास में जो राजा होते थे, तो राजाओं ने क्या किया कि अब धीरे धीरे उनमें विलासिता का की भावना आ गई। उन्होंने कहा यार देखो, अब मैं राज करूंगा एंड दी पेशवाज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पेशवा जो पहले उनके मंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि चलो यही एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, क्योंकि देखिए एक तो पेशवा उनके धर्मगुरु भी होते थे और वही गाइड देते थे। तो धीरे धीरे उनको लगा यार ये गाइडेंस ही देते रहते हैं, बेटर यही है कि यही लोग शासन करें, और इसका फ़ायदा पेशवाज ने उठाया एंड दे टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ राजा एंड दे स्टार्टेड वर्क्स ऑफ राजा एंड उन्होंने किंग का काम करना शुरू कर दिया। तो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा हु कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर्स, द किंग ऑफ पेन मेकर्स इन हिस्ट्री कहा जाता है सैयद ब्रदर्स को, बाय विच मुगल एम्पायर फरुखसियर रिकॉग्नाइज साहू एज द किंग ऑफ स्वराज। ठीक है, तो अब धीरे धीरे मुगल्स ने सपोर्ट करना मराठा को शुरू कर दिया। करना ही पड़ेगा यार, अहमद शाह अब्दाली आ गया वहाँ से, नादिर शाह आ गया, दिक्कतें स्टार्ट हो गई, क्या करे आदमी। आगे बात करें, बाजीराव कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स। बाजीराव जो दूसरे पेशवा थे जो बालाजी विश्वनाथ के बाद आए ना, यही हैं बाजीराव, मस्तानी वाले बाजीराव, जो गुरिल्ला टैक्टिक्स में, गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते थे। मराठा पावर रीच्ड इस जेनिथ, अपने चरम पे पहुंच गया था मराठा पावर एट द सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी बिगिन। यहाँ पे षड्यंत्र काल भी शुरू हो गया। डिफीटेड सिद्धीज ऑफ जंजीरा, कन्क्वेस्ट ऑफ बेसिन, सलसटे फ्रॉम पोर्चुगीज में भी लड़ाई हो गई इनकी, भैया बाहर वाले के लोगों से भी लड़ाई हो गई होगी, क्यों नहीं यार, बॉम्बे से आने लग गए लोग। बालाजी बाजीराव नोन एज नाना साहेब, इसके बाद नाना साहेब आए जिनको बालाजी बाजीराव कहते हैं। नाना साहेब ने बहुत सपोर्ट भी किया है हमारी हिस्ट्री में कई लोगों को। ऑलराइट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा गया मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? 1761। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। गेव अ बिग जोल टू मराठा एम्पायर। ठीक है, बड़ा झटका दिया मराठा एम्पायर को। भैया अहमद शाह अब्दाली से कहाँ से जीत लोगे साहब, वैसे ही वो दिल्ली लूट के आया है। बात करें सिख गुरुज की, देखिए सिख गुरुज का पंगा मुगलों से बहुत रहा है इतिहास में। एक्सक्यूशन किया इनका कई बार, यार क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सिख गुरुज को मानना पड़ेगा। इन्होंने अपना जलवा जारी रखा और काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। दे वर वेरी गुड पीपल। इन्होंने समाज को बनाने में मदद की, समाज को सबक सिखाने में मदद की और काफ़ी अच्छे काम भी किए। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, सिख गुरुज की बात करें तो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु ने सिख रिलीजन को फाउंड किया? तो गुरु नानक देव ने किया, गुरु नानक देव ने। ऑलराइट, अंगद इसके बाद आए, इन्होंने गुरुमुखी को इन्वेंट किया। ठीक है, गुरुमुखी को, अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, किस गुरु ने गुरुमुखी को इन्वेंट किया? तो अंगद साहब ने गुरुमुखी को इन्वेंट किया। अमरदास की बात करें, स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द सती सिस्टम। अमरदास ने सती सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की एंड पर्दा सिस्टम एंड एस्टेब्लिश 22 गाड़ियाँ टू प्रोपोगेट रिलीजन। 22 गाड़ियाँ स्थापित की इन्होंने ताकि ही अपना रिलीजन इस्टेब्लिश कर सकें। रामदास की बात करें, गुरु रामदास फाउंडेड अमृतसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर किसने स्थापित किया? तो गुरु रामदास ने। इन्होंने अकबर साहब ने, देखिए महान आदमी महान होता है, आप रिलीजियस टॉलरेंस देखिए आप अकबर साहब का। इन्होंने रामदास जी को जो है अमृतसर बनाने के लिए लैंड दिया। तो ये एक महान किंग की, देखिए महान किंग सिर्फ लड़ाई झगड़ों से नहीं बनता, महान इंसान प्यार मोहब्बत से भी बनता है, और यही सबूत दिया है अकबर साहब ने। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, गुरु अर्जन देव की हम बात करें, फाउंडेड स्वर्ण मंदिर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किसने स्थापित किया? आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन plenty of times because it will definitely come, it is going to definitely come in your examination. गुरु अर्जुन देव ने फाउंड किया स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल एंड कंपोस्ट आदि ग्रंथ।
आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जन देव ने की है। स्वर्ण मंदिर भी बनाया, आदि ग्रंथ की भी रचना की। स्वर्ण मंदिर बनाया, आदि ग्रंथ की रचना की। किसने बनाया? अर्जुन देव ने बनाया। रामदास ने अमृतसर बनाया। अमरदास जी ने क्या किया? 22 गढ़ियाँ बनाई। उस सानू बात की करदा अंगद ने गुरुमुखी की स्थापना की। नानक देव ने सिख रिलीजन अपनाया। आगे हम बात करें हरगोबिंद सिंह जी की। हरगोबिंद साहब ने जो है अकाल तख्त की स्थापना की। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, कीप इट इन योर माइंड, नोट इट डाउन, जो करना है कर लीजिए। इस चीज़ को याद रखिए, हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। आगे हम बढ़ें, अगर हरकिशन जी, गुरु हर राय इसके बाद आए। ऑल राइट, हरकिशन उसके बाद आए। तेग बहादुर साहब को तो एग्जीक्यूट ही करवा दिया। ऑल राइट, गुरु गोबिंद सिंह जी की हम बात कराएं, गुरु गोबिंद सिंह की बात करें तो ही वॉज द लास्ट गुरु हु फाउंडेड द खालसा। ये इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह इज नोटेड टू दी गुरु गोबिंद सिंह साहब। आफ्टर हिम सिख गुरुशिप एंडेड। इसके बाद गुरु सिंह गुरुशिप एंडेड हो गई। इसके बाद जो है सिख गुरुज नहीं हुए। तो सबसे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी, सबसे लास्ट सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊँ, गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊँ। आगे बढ़ें, मूविंग फॉरवर्ड बात करें, हम पहुंच गए दोस्तों अब मॉडर्न इंडिया पे। झकाझक हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। झकाझक हम इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। झकाझक हम इस कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो इंटरेस्टिंग वे में, और डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई हम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। अब मॉडर्न इंडिया में क्या है ना, अंग्रेज आ गए, तो जब अंग्रेज आए तभी मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ। क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत यहाँ पे, देखिए हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, कुछ गुड कुछ बैड। जैसे हेड टेल, वैसे गुड और बैड। तो अंग्रेज़ों के आने से कुछ अच्छे काम भी हुए, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आया, कुछ मशीनों का भी आदान प्रदान हुआ, कुछ हमने ये भी सीखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना बेनिफिट है, कुछ इन्होंने इन्वेंशंस भी किए और कुछ गलत काम भी किए, शोषण किया भारतीयों का। सो दोनों चीज़ें हुई। तो जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए, सबसे पहले जो यूरोपियन है पोर्चुगीज़ आए, इसको याद रखिएगा। वास्को डी गामा साहब ने कलिकट पे आ गए, ये कलकत्ता नहीं कलिकट पे आए हैं 1498 ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जोमोरिन, जो कि हिंदू रूलर था कलिकट का, वो वहाँ पे पहुँच गए कलिकट पे वास्को डी गामा साहब। ठीक है, साउथ में है कलिकट, आपको मैं बता दूँ। ऑल राइट, सेटलमेंट्स, दमन में सेटलमेंट इन्होंने किया, सलसेटे में किया, चौल में किया, बॉम्बे में किया, वेस्टर्न कोस्ट, सैंथ थॉम नियर मद्रास, हुगली में भी किया। मैं थोड़ा सा ना मार्कर का ना जो इंटेंसिटी है वो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीक है ये, अब कुछ ठीक है। ऑल राइट, अल्फोंसो डी अल्बुरिकी जो है सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया थे हमारे। ऑल राइट, पहले जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, तो सेकंड गवर्नर थे इंडिया के, किसके? पोर्चुगीज़ के, इंडिया में। अराइव्ड इन 1509 एंड कैप्चर्ड गोवा। इन्होंने गोवा कैप्चर कर दिया भाई साहब। अब हम डच की बात करें, इसके बाद डच आए, पोर्चुगीज़ का डच आए। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे इनका जो है ना क्रोनोलॉजी आप बताइए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। तो पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर उसके बाद जो डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये सब सिस्टम चलता गया। ऑल राइट, ये याद रखना है आपको। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 में बनी। डच वॉज डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बेदार। भाई साहब, अब डचों ने देखा भाई साहब डच आ गए, तो अंग्रेज़ों ने देखा है डच आ गए तो हम भी चले जाते हैं, तो ये भी आ गए। अब ये भी आ गए, दे आल्सो वेंट टू इंडिया। तो अब डचों में यार आपस में लड़ाई हो गई है। जैसे होता है ना कि कोई, अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की टेरिटरी में चल जाता है तो उसको गुस्सा आता है कि भाई साहब ये क्यों आ गया, तो वही वाली बात है। तो डच आ गए तो अंग्रेज़ भी आ गए, अंग्रेज़ आ गए तो भैया लड़ाई हो गई, भाई तुम कैसे आ गए। एज़ पर द एग्रीमेंट द डच गेन्ड द कंट्रोल। तो जिसमें लड़ाई हुई ना, तो डच को जो है फ़ायदा हो गया, डच जीत गए। डच गेन्ड द कंट्रोल ओवर द इंडोनेशिया एंड ब्रिटिश ओवर द इंडिया, श्रीलंका एंड मलाया। तो जीते को तो कोई नहीं, बट ये है कि डच, इनमें एक एग्रीमेंट हुआ कि भैया डच ने बोला कि हम इंडोनेशिया रख लेते हैं, ब्रिटिशर्स को बोला तुम इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया रख लो। क्योंकि देखिए इंडोनेशिया में ना क्या है, इंडोनेशिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, बट नॉट ओनली एग्रीकल्चर, बट इट्स अ गुड मार्केट। ऑल राइट,
और मार्केट तो क्या ढूंढते थे वो, मेन चीज़ ये थी कि चीप लेबर मिल जाता था, क्योंकि पॉपुलेशन इंडोनेशिया की बहुत है, थी उस समय भी और अभी भी बहुत है। सेटलमेंट्स की बात करें, द सेटअप देयर फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605। उन्होंने अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया मसूलीपट्टनम में 1605 में। देयर अदर फैक्ट्रीज वर एट पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन। ठीक है, सेटलमेंट उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में सेटअप की। अदर फैक्ट्रीज की बात करें तो पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत और कारेकल कासिम बाजार में उन्होंने बनाई। तो कासिम बाजार तो काफ़ी फेमस है इसके लिए। मूविंग फॉरवर्ड तो हम बात करें इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ले आए अपनी 1599 में अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ 1600। जहांगीर ग्रांटेड फरमान कैप्टन विलियम हॉकिंस को उन्होंने फरमान भी दे दिया, परमिट कर दिया कि भाई साहब अपनी सूरत में बना लो यार तुम अपनी फैक्ट्री। ऑलराइट, 1615 की बात करें, सर थॉमस रो आ गए भैया। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे सक्सीडेड इन गेटिंग एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द रूलर जहांगीर। अब भाई साहब इन्होंने पता नहीं क्या पटाया जहांगीर को, जहांगीर ने ही बोला यार तुम बना लो यार अपनी फैक्ट्री जहाँ तुमको बनानी है। इन 1690 फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश एट सुल्तानाती बाय जैब चारनॉक। 1690 में एक फैक्ट्री जैब चारनॉक ने भी बना ली। ठीक है, सट्टानटी में। अब 1698 की हम अगर बात करें, विल टॉक अबाउट 1698 फॉलोड बाय द एक्विजिशन ऑफ जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस सुल्तानाती, कालीकाटा एंड गोविंदपुर। द सिटी ऑफ कोलकाता वॉज फाउंडेड। ऑलराइट, जब जैब चारनाक को 1698 में जमींदारी मिल गई 3 गाँव की, सुल्तानाती, कलीकटा और गोविंदपुर, तो एक इन्होंने इन तीनों को मिला के ना एक सिटी बना दी, दैट इज़ कॉल्ड कलकत्ता वॉज फाउंडेड। फोर्ट विलियम वॉज सेटअप इन 1700। वहाँ पे फोर्ट विलियम का एक देखना आप किला भी होगा, फोर्ट होगा आपका कलकत्ता में। तो ये कालीकटा नाम जैसा ना, कालीकटा मीन्स इट्स इज रिलेटेड टू काली माता का वहाँ मंदिर है। देर इज़ अ टेम्पल ऑफ काली माता इन द कलकत्ता। तो ये तीनों को ना मिला के कलकत्ता बनाया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बट इट इज जनरल नॉलेज। मूविंग फॉरवर्ड, 1717 की हम बात करें, जॉन सरनेम ऑब्टेन्ड अ फरमान फ्रॉम फरुखसियर। और फरुखसियर साहब ने जो है जॉन सरनेम को एक फरमान दे दिया भैया, विच गेव लार्ज कंसेशंस टू द कंपनी। उन्होंने कंपनी को बहुत सारे कंसेशन दिए और उन्होंने कहा भैया बिजनेस करो अपना। दिस फरमान हैज़ बिन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब ये एक मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी होगी भैया, इनको ये मौका मिल गया कि भैया अब जो है इंडिया हमारे कब्जे में आ गया है, चलो इस पर अटैक कर लें, इसको एक्वायर कर लें। तो बहुत खतरनाक फरमान था, मैग्ना कार्टा बना दिया इसको। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई। भाई लड़ेगी क्यों नहीं जाएगी यार। अब देखो अंग्रेज़ों को फरमान पे फरमान दे दिए, अंग्रेज़ों को परमिशन पे परमिशन दे दिए। अब जो वहाँ के जो नेटिव्स हैं ना, उनको लगा यार अब तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ये यार हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे और हमारे लोगों पर भी शासन करना स्टार्ट कर देंगे। सो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। अंग्रेज़ों ने डिफीट किया उस लड़ाई में। अब चलो डिफीट तो कर ही दिया यार, अंग्रेज़ बहुत पावरफुल थे। सिराजुद्दौला साहब को डिफीट किया जो कि बंगाल के नवाब थे। ऑल राइट, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटेड डाउन करिए। इसको मैं मार्कर दिखा देता हूँ इसमें। बैटल ऑफ प्लासी में जो है इंग्लिश ने डिफीट किया सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल का नवाब था। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? 1757। एफकैट, CDS कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, मैंने दिए हैं एग्जामिनेशन, क्वालिफाई किया है, तभी बता रहा हूँ। इंग्लिश डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, बक्सर का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 7 साल बाद हुआ था, जहाँ कैप्टन मुनरो डिफीटेड जॉइंट फोर्सेज ऑफ मीर कासिम जो कि बंगाल के गवर्नर थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध के गवर्नर थे, गवर्नर नहीं कहेंगे, अवध के नवाब थे, एंड शाह आलम सेकंड जो कि मुगल नवाब थे उस समय। ये तीनों ने भाई साहब लड़ाई कर दी कैप्टन मुनरो से। और बैटल कहाँ पे? बक्सर में यार, बिहार में बक्सर इलाके में लड़ाई हो गई इनकी। 1764 में लड़ाई हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, दीज 2 वॉर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, remember it. They are very important questions from the point of view of examinations, whether CDS, AFCAT, UPSC, whatever. Battle of Plassey 1757, English defeated Surajuddaulah, the Nawab of Bengal. Battle of Buxar 1764, Captain Munro defeated joint forces of Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II. If we'll move forward, we will see Danes. Danes मतलब समझ गए ना? Danish people. The Danish East India Company was formed in 1616. The Danish colony Tranquebar was established on southern Coromandel coast of India. तो इसका क्या है ना, साउथर्न कोरोमंडल कोस्ट जो है ना अपना,
वहाँ पे भाई साहब ये आ गए, ठीक है। मालाबार कोस्ट नहीं, मैं कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, वहाँ पे इन्होंने क्या है, ट्रंककुबेर अपनी कॉलोनी बचाई। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, सेटलमेंट कौन कौन सी की? श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने अपना एक सेटलमेंट किया, और ट्रंककुबेर तमिलनाडु में अपना सेटलमेंट किया, सोल्ड देयर सेटलमेंट। बाद में इन्होंने क्या किया भाई, डैनिश को पसंद नहीं आया यार इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश आ गए थे, पोर्चुगीज़ भी काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, हम यहाँ रह नहीं सकते। इन्होंने सब सारा सेटलमेंट भेज दिया अंग्रेजों को, बोला यार तुम ही शासन करो, हम अपना तो कुछ है नहीं है। तो डेनिस चले गए। तो डेनिस का छोटा सा शासनकाल रहा। बात करें फ्रेंच की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छे इरादे लेकर आई। फॉर्म्ड बाय ऑलवर्ट अंडर द स्टेट पैट्रोनेज इन 1664। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज स्टेब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रैंकोइस कैरॉन इन 1668। तो सूरत में पहली फैक्ट्री इन्होंने भी खड़ी कर दी। ये फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम में भी बना दी भाई साहब इन्होंने फैक्ट्री। फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन, कीप इट इन योर माइंड। बैटल ऑफ वेंडी वॉश किसके बाद लड़ा, किसके बीच लड़ा गया? फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया, और जीते इसमें अंग्रेज। ऑल राइट, 1760 में। तो साहब ये कहानी हो गई हमारे कौन कौन आए इसकी समाप्त। अब जो भाई साहब ऐसा है, सबको भगा भूग के, सबकी हालत टाइट करके अंग्रेज़ों ने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया साहब। अब अंग्रेज़ों का टाइम स्टार्ट हो गया। इंग्लिश पीपल स्टैब्लिश्ड, बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब इन्होंने जो है गवर्नर जनरल्स की स्थापना करने लग गए। बंगाल में सबसे अच्छा इन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो सबसे पहले इन्होंने गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल स्टार्ट कर दिया। ऑल राइट, तो गवर्नर जनरलशिप आ गई इंडिया में। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साहब वॉरेन हेस्टिंग्स, हमारे जो है सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। सो क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? देन वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन वारंट से ही याद कर लो कि वारंट आ गया भाई साहब की अंग्रेज शासन करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ब्रॉट, इसमें काम देखिए अब क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट लेकर आ गए टू एंड पे, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाके इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंटशिप को एंड कर दिया। ड्यूअल गवर्नमेंटशिप का मतलब ये रहा कि दो द्वैत शासन नहीं रहेगा। शासन रहेगा तो भैया गवर्नर जनरल साहब का ही रहेगा, द्वैत शासन नहीं रह सकता, प्रोविंशियल शासन नहीं रह सकता, एक ही शासन रहेगा जैसे राष्ट्रपति शासन। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, द एक्ट ऑफ 1781 मेड क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्शन वाली बात आ गई। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं रहा कि भैया जो है गवर्नर साहब जो है उनका जुरिस्डिक्शन नीचे रहेगा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ मोर पावरफुल यार, बिकॉज न्याय देना उनका काम है। बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ सिस्टम ही अलग था। यहाँ पे गवर्नर जनरल, एक ऐसा जो एक्ट आया 1781 का, उसने डिमार्केट कर दिया कि भैया जनरल साहब तुम्हारा ये अधिकार क्षेत्र है और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र है, ये चीज़ इस पे न्याय कर देंगे गवर्नर जनरल साहब ही और इस पे न्याय कर देंगे सुप्रीम कोर्ट साहब ही। ऑल राइट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो बना था। ऑल राइट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आ गया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। किसके शासनकाल में आया? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब के। रोहिला वार 1774 में हुआ। पहला मराठा वॉर 1782 लड़ गए लोग आपस में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया। ट्रीटी ऑफ सलबाई भी हुई थी विद मराठा, अंग्रेजों ने करी 1782 में। याद रखिएगा 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी, किसके साथ? मराठा। ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी किसके साथ? मराठा के साथ। कब हुई थी? 1782। सेकेंड वॉर, मैसूर वॉर हुआ 1780-84 में, किसके साथ हुआ था? मैसूर के साथ, मैसूर के जो सुल्तान थे। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी जो फाउंड हुई थी बंगाल में, जो सर विलियम जॉन्स ने की थी, वो भी इन्हीं के शासनकाल में बनी थी भाई साहब। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता बाय चार्ल्स विल्किन। भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, किसने किया था साहब? चार्ल्स विल्किन साहब ने किया था, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भगवद गीता का 1785 में साहब। तो साहब ये कहानी मेरी ख़त्म होने वाली है वॉरेन हेस्टिंग्स की। हम अगले लेक्चर में कॉर्नवालिस से आगे बढ़ेंगे और मिडिवल इंडिया को हम आगे, माफ़ कीजिएगा, मॉडर्न इंडिया को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ज़्यादा कहानी है नहीं, वॉइसरॉयज़ हम देखेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1757 देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जितने भी हमारे जो रिवॉल्ट हमने किए हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो हम देखेंगे।
धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर देखा जाएगा, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं और भी स्टार्ट करेंगे। तो ये किताब जो है वो है जनरल नॉलेज की, अरिहंत पब्लिकेशंस की है, मनोहर पांडे साहब ने इसको लिखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ इसको किंडल से आप डाउनलोड करके पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आपको मदद करेगी SSC UPSC क्लियर करने में। तब तक के लिए रहिए ना बेखबर, देखते रहिए ग्रुप स्कूल चैनल, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियोज़ को, और लोगों को मत करिए यार कोरोना काल में पढ़ने में, ठीक है। जय हिंद।